द सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने शायद आज आपसे पैसेज 1 शेयर किया। जी नहीं, ये पैसेज 2 है। आप देखें, कौन कहता है कि पैसेज 2 का सवाल है ये? कोई भी नहीं कह सकता। ये तो पैसेज 1 में आता है। पैसेज 2 के अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वही सवाल है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और एक तस्वीर आ गई जैसे कल आई हुई थी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए पैसेज 2 के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग आ गई। तीसरा तीसरा क्वेश्चन टाइप है। ये एक समरी आ गई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए। ये फिर वही है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या आ गया, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। ये एक और क्वेश्चन टाइप आ गई, और नीचे समरी आ गई। फिर ये ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ गए। ये वही चल रही है। और उसके बाद देखें, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए। तो और ये यहाँ सर पर फिर एक ऊपर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और कंप्लीट ईच सेंटेंस। ये मैं आपको पैसेज 2 दिखा रहा हूँ कि पैसेज 2 कैसे होते हैं। पैसेज 2 के अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप पैसेज 1 पर जाते, तो आज पैसेज 1 का अगर आप दीदार करें तो आज पैसेज 1 के सवालात। अब आप इसका डिफिकल्टी लेवल आपके सामने खुद आपको नजर आ रहा होगा कि ये थोड़ा आपको सॉफ्ट है। ये भी सर वही एक ही सवाल है, पैसेज फिल इन द के अंदर ब्लैंक्स। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। जी बेटा। सर मैं कह रही हूँ एक ही पैसेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। मतलब आप पैसेज 1 के अंदर कोई सा भी सवाल आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आएंगे। अब देखिए यहीं पर आपको लिस्ट ऑफ रिसर्चर भी मिल गया। ऊपर देखिए आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिल गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। अभी बात यस। खत्म नहीं हुई है। अब इन्होंने तीसरा सवाल क्या दिया है, इसी के अंदर एक और तीसरा सवाल भी आपको ऐड करके दिया। वो देखे नीचे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये फिल इन द ब्लैंक्स आसान नहीं है। यानी कि कल जो आप लोगों ने क्वेश्चन टाइप्स पढ़ी थी, कल आपकी क्वेश्चन टाइप्स अगर आप थोड़ा सा आप कल का रिपीट करें, देखिए एक पिक्चर थी आपके पास लिस्ट ऑफ डेट्स थी, आपके पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन थे, आपके पास जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन थे। आज आप आ रहे हैं, आज आपके पास ऑलमोस्ट उसी तरह का एक पैसेज है। टाइम नोट कीजिएगा अपना। फिर मैं आज आपको, अगर आखिर में टाइम बचा तो आज हम पैसेज 2 का भी एक क्वेश्चन टाइप उठाएंगे। ठीक है? फिर आज आपको पैसेज 1 के कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे कि आप उनके ऊपर काम करना शुरू करें। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट टूल की आप सबसे इम्पोर्टेंट टूल स्कैनिंग। फिल इन द ब्लैंक्स में स्कैनिंग काम आता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पहले देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जवाब यहां से मिले और एक जवाब यहां से। और जब ट्रू फॉल्स 3 4 आते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा मुसीबत बन जाते हैं, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड, और यहाँ लिखा हुआ है सिल्क रोड। तो मैं गोल्ड और सिल्क रोड को दिमाग में रखूंगी। ठीक है? गोल्ड और सिल्क रोड को मैंने रखा। इधर भी सिल्क रोड आ रहा है, और इधर आ रहा है ट्रेड्स में। ठीक है? ये मैंने दो बातों को अपने जहन में बिठा के रखा। आगे चलिए। सर मैंने ये ट्राई किया था, जैसे आपने कहा ना कि वो हाइलाइटेड वर्ड्स को माइंड में रखें और फिर पैसेज को रीड करें। सर वो मैं वहां पे फोकस करती हूँ जो वर्ड्स मैंने माइंड में कैच किए होते हैं, लेकिन वहां से मेरा फोकस हट जाता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो। अच्छा, अभी आप देखिए सिल्क रोड और इसको दिमाग में रखिए। अब आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एम्प्रेस वाइफ्स। वाइफ्स वाइफ्स वाइफ की क्या? एम्प्रेस वाइफ। यहाँ लिखा हुआ है फेल इनटू एम्प्रेस वाइफ, और आगे लिखा हुआ है सिल्क फाइबर्स एम्प्रेस वाइफ। यहाँ लिखा हुआ है इन्वेंटेड। कभी भी इन्वेंटेड याद रखिए, कभी भी डैश से पहले की चीज तो देता ही नहीं हो। हाँ, ये वाला वर्ड है 3000 BC। मैं उड़ता हुआ पहुंच गया 3000 BC। अब मुझे इसके बाद चाहिए सिल्क वॉर्म कूपन। अब मैं इस वर्ड को ढूंढ रहा हूं। ये रहा, देखिए मैं इस वर्ड पर पहुंच गया। ये देख रहे हैं आप? मैं इस वर्ड के ऊपर जंप लगाई मैंने। मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से मैंने यहाँ जंप लगाई, मैंने पढ़ा नहीं।
अब मैंने कहा a fell into and sat down to have rest. It just so happened while she was sipping some tea, one of the, देखे दोबारा ये आ गया, that she had collected landed in the hot tea. In to in the, landed का मतलब past simple in the hot tea. Emperor's wife tea चाय. फिर क्या हुआ? Emperor's wife started to dash into a fine thread, found that she could wind this thread around her fingers. Subsequently, she persuaded her husband to allow her to rear silkworm on a group of mulberry trees. She also devised. Devised का मतलब क्या होता है? Invented. She also devised. Devised का मतलब क्या होता है? Invented. Invented. Devised का मतलब होता है इन्वेंटेड. और उसने क्या इन्वेंट करी? रील. उसने एक रील, REEL, आजकल बड़ा मशहूर हो गया ये वाला वर्ड है रील. Yes sir. बनाते हैं आप लोग रील? Yes sir. मैंने भी आजकल एक बनाना शुरू किया. ओनली डैश वर अलाउड टू प्रोड्यूस मिल्क. ओनली डैश फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बनाई, लेकिन मैंने अपने शौक में नहीं बनाई. निकल गई फ्रस्ट्रेशन सारी, अब वापस आ गए. Only dash were allowed to produce milk. Only dash were allowed to wear silk. अब only कहता है unknown, just, certainly, known, cultivation, existed, China, produce की बात है, production, farming, was Farming was dash. इस word का मतलब क्या होता है? Only. only. अपने पास SOLELY is equal to only. Only. Solely, restricted to. Corn production, farming is equal to production, produce. Only किसको अलाउ था? वुमेन को. Woman. और पहनना Woman. किसको अलाउ था? देखो, पहनना किसको अलाउ था? यहाँ पर वेयर क्लॉथ्स रॉयल्टी. and Royal. dash only Royalty. were entitled Royalty. to have cloths made of silk. बहुत आसानी से बात समझ आ गई. Silk used as a form of, ये देखो बेटा, ये फ्रेज है, a form of, a form of, a form of, करेंसी. a form Symbol of, of. a unit of. ढूंढने का स्टाइल देख रहे हो? preposition, article. आर्टिकल और preposition अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये अपनी जगह पर रहते हैं. जनरली ऐसा ही देखा जाता है. a form of, a dash of ढूंढते हुए जाओगे मिल जाएगा. 80% मिल जाता है. Currency. टेक्निक चलती है पेपर में. ठीक है. उसके बाद एविडेंस फाउंड ऑफ डैश मेड फ्रॉम सिल्क अराउंड 168 AD. ये मैं ठक से यहाँ पर आया उड़ता हुआ. अब यहाँ पर एविडेंस फाउंड, एविडेंस इंडिकेशन. जवाब पे पहुंचो. सिल्क पेपर. Tom. सिल्क सिल्क पेपर. पर सोच लो. Yes sir. Silk paper. सिल्क पेपर. पक्की बात है. Noble. पेपर. पेपर ही बनता है ना, और इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता है ना. कॉमन सेंस है. ठीक है ना. a unit of, इससे पहले करेंसी, देन पेपर. अच्छा, अब यहाँ लिखा है 550 AD. क्या लिखा हुआ है? 550 AD. सिल्क रीचेस द रेस्टोरेंट. अच्छा, ऊपर देखो सिल्क रोड यहाँ पर भी आ गई है. इसका मतलब आप देखो 10 और 11 और ये 7, ये सब सिल्क रोड पर जा रहे हैं. और सिल्क रोड कहाँ पर आ गई है? ये रही सिल्क रोड. देख रहे हैं आप. डिमांड फॉर दिस एक्सोटिक फैब्रिक eventually created the dash trade route now known as the Silk Road, taking silk westward and bringing gold, silver, and dash.
गोल्ड सिल्वर एंड डैश। अपने बेटा माइक बंद कर लिया करें जब बोल लिया करें। गोल्ड सिल्वर एंड डैश। अब गोल्ड सिल्वर एंड डैश क्या? वूल टू द ईस्ट। इट नेम द रोड Silk Road after its most precious commodity, which was considered to be worth more than the gold. वो कौन सी चीज थी जिसकी वर्थ इससे भी ज्यादा मानी जा रही थी? देखिएगा। Gold was the most valuable material transported along the Silk Road. वो कहता है taking silk westward and bringing gold and silver and wool to the east. It was named the Silk Road after its most precious commodity, which was considered to be worth more than the gold. अब यहाँ पर False. जैसे लिखता है गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल अलोंग द सिल्क रोड। उस दौर में गोल्ड ज्यादा महंगा था या सिल्क ज्यादा महंगा था? Silk. ठीक है ना, मतलब उस वक्त की बात है ये। तो इसकी जो कीमत थी वो ज्यादा समझी जा रही थी। तो ये फॉल्स हो गया। गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल? जी नहीं, सिल्क वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल। तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अच्छा, उसके बाद merchant use silk roads to take eastward and bring back dash and precious metals. Bring back what? Merchandise. अच्छा, इसमें कुछ ब्लैंक जो ना वो छुप गए। देखिएगा, यहाँ पर ही कुछ ब्लैंक्स छुप गई है। मर्चेंट यूज द सिल्क रोड टू टेक सिल्क वेस्टवर्ड एंड ब्रिंग बैक डैश एंड प्रीशियस मेटल। अच्छा, प्रीशियस मेटल क्या होते हैं? बेटा किसी की मुसलसल डिस्टर्बेंस आ रही है ना। प्रीशियस मेटल्स को क्या कहते हैं आप लोग? Gold. बेटा ये प्रीशियस मेटल दोनों है ना। Yes, sir. ये रहा प्रीशियस मेटल्स। Silver is already given, तो फिर gold ही होएगा. नहीं, प्रीशियस Bring मेटल्स, back क्या है? मेटल्स Yes, लिखा sir. हुआ है तो गोल्ड एंड सिल्वर मिलाकर ही लिखा है उन्होंने। अब एंड के बाद Yes, क्या sir. लिखा हुआ है? देखो, ऊपर टॉप पे जाओ ना, क्या लिखा हुआ है? Wool. तो आप पढ़ो दोबारा। मर्चेंट यूज सिल्क रोड टू टेक सिल्क वेस्टवर्ड एंड ब्रिंग बैक डैश एंड डैश। तो यहाँ पर लिखा है ब्रिंगिंग डैश एंड डैश। तो ये गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर क्या कर दिया इन्होंने? प्रीशियस मेटल्स कर Precious दिया। metals. और उसके बाद एंड वूल। अब 550 80 डैश हाइट सिल्क वॉर्म एग्स इन केज एंड टेक देम टू डैश। ये वाला वर्ड जरा देखिएगा, ये वाला वर्ड 550 AD आपको लिखा हुआ कहीं नजर आ रहा है इस पेज के ऊपर? 550 AD No. इधर देखिए। वो छुप गया है, 550 AD नजर आ रहा है, वो रहा। ठीक है, ये यहाँ पर है 550 AD। लेकिन अभी ये सिल्क रोड की बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। मोस्ट ट्रीटमेंट ओनली वेंट अलोंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिल्क रोड। सबसे पूरे 7 बुक्स में ये सबसे खूबसूरत तरीन जुमला लिखा है। और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हमेशा इसका जवाब गलत लिखेंगे, क्योंकि जिस स्टाइल से लिखा है वो स्टाइल कभी दोबारा यूज नहीं किया। ये वाहिद एक ही दफा ये टेक्निक यूज की गई है। मैंने आज तक इस टेक्निक को दोबारा नहीं देखा। क्या है जरा सुनना। कहता है मोस्ट ट्रीटमेंट, अब जरा पहले समझा भी रहा हूं साथ में। मोस्ट ट्रीटमेंट का मतलब अगर 100 ट्रेड्समैन है, अगर 100 ट्रेड्समैन है, जैसे 100 है, अगर मैं इसमें से कहूँ मोस्ट, तो मोस्ट को मैं 90 कंसीडर कर सकता हूँ। 90 मोस्ट। सर पीछे से कोई आवाज आ रही है, प्लीज। हफ्सा बेटा अपने माइक्स बंद कर ले, फिर मैं म्यूट ऑल लगा दूंगा प्लीज। बड़े बच्चे आप लोग। 90 मोस्ट को मैं 90 में कर दिया मैंने, ठीक है।
मोस्ट 100 का मोस्ट मैंने क्या निकाल दिया 90। अच्छा, ओनली वेंट along certain sections of the Silk Road। ये जो certain sections है, यानी कि अगर सिल्क रोड है तो सिल्क रोड के बहुत सारे रास्ते हैं। ये देखिएगा, ये सिल्क रोड के बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। तो उसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो सर्टेन सेक्शंस पर गए हैं, यानी कि एक या दो। 90% लोग सर्टेन सेक्शंस पे गए हैं। अच्छा, मैं इसका ऑपोजिट बनाता हूं। अगर मैं जो 10 अफराद बचे, इसका मतलब वो हर रास्ते पर गए हैं। ऐसे ही है, समझ आई मेरी बात? अगर मैं इस बात को दूसरे अंदाज से कहूं, जो 10 अफराद हैं वो मुख्तलिफ रास्तों पे गए। 10 अफराद ज्यादातर रास्तों पे गए। ज्यादातर 10 अफराद, ज्यादातर अफराद दो चंद रास्तों पे गए। बहुत थोड़े से अफराद हर रास्ते पे गए। अब एक ही बात को मैं दो अंदाज से बोल रहा हूं। यही बात देखो इन्होंने क्या लिखी, कैसे लिखी है, खूबसूरत तरीन जुमला लिखा है यहाँ। पढ़ो। मोस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? few, फ्यू। मर्चेंट्स ट्रेवल एंटायर। एंटायर का ऑपोजिट क्या होता है? सर्टेन सेक्शंस। एंटायर रूट, सेक्शंस इज इक्वल टू रूट। एंटायर रूट, सर्टेन रूट। Goods were handled mostly by a series of middlemen। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ज्यादातर लोग, ये बात सच हो गई ना कि ट्रू। ज्यादातर लोग बहुत ही थोड़े से रास्ते। false, false, सो दैट्स ट्रू। true, true, मोस्ट false, स्टेटमेंट देखो ना, मैंने जब false पहले है। रास्ते समझा दिए थे। ज्यादातर You अफराद travel। कुल चंद ही रास्तों पे गए, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट। yes, तो बात तो ट्रू है ना। और इधर few लिखा। और लेकिन उन्होंने पूरा जुमला ऑपोजिट लिख कर दिया है। लेकिन बात तो सही कह रहे हैं कि ज्यादातर जो ट्रेड्समैन थे वो चंद ही रास्तों पे गए। वहां लिखा हुआ है फ्यू मर्चेंट्स, चंद एक दो लोग, हार्डली ट्रेवल्ड द एंटायर रूट। लिखे है ना, ट्रेवल एंटायर रूट। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग चंद रास्तों पे गए। ये पूरी सारी बुक्स में मुझे ये टेक्निक एक ही दफा नजर आई है, ऑपोजिट मीनिंग्स, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो याद रखिएगा, हो सकता है दोबारा रिपीट आती है पेपर में हो जाए। ठीक है, लेकिन देखिए ना, बहुत आसान था समझना भी। मोस्ट इज इक्वल टू फ्यू और एंटायर इज इक्वल टू सर्टेन। अपने पास लिख ले, और उसको यूं लिखिएगा, इज नॉट इक्वल टू या ऑपोजिट टू। एंटायर ऑपोजिट टू। अच्छा, उसके बाद देखिए एक वर्ड आ रहा है द डैश। ये वाला वर्ड देखिए, ये वाला वर्ड भी आपको ढूंढना था, ये यहां मिल गया, और ये वाला वर्ड भी मिल गया। ठीक है, चले। अब वो पीछे क्या था, वो ब्लैंक। डैश हाइड सिल्क वॉर्म्स एग्स इन केन्स एंड टेक देम टू डैश। किसने ऐसा किया था? किसने छुपाए थे अंडे? देखिएगा, द सीक्रेट ऑफ सिल्क मेकिंग इवेंचुअली रीच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाया डैश। वाया, वाया डैश। इन्होंने क्या किया? विच रूल्ड ओवर द डैश रीजन ऑफ द साउथर्न यूरोप was the middle. According to another legend, monks working for the Dash emperor smuggled silk from eggs to Dash। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। देखिएगा, पढ़िएगा। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। अंडे कहाँ पर? केन्स के अंदर। और उसको कहाँ ले गए? यहाँ पर। ऐसा कौन ले, किसने किया? ये जरा पढ़िएगा, बताइएगा। ये देखिएगा,
अकॉर्डिंग टू डैश सिल्क वॉर्म, किसने स्मगल किए, कौन था जिम्मेदार, कौन काम कर रहा था वहां, वर्किंग फॉर द डैश एम्परर स्मगल्ड सिल्क वॉर्म टू डैश Present time. वॉर्म्स। ये तो जगह है ना। monks working for the dash emperors smuggled silkworm eggs to dash in 550 AD। और लिखा हुआ concealed inside hollow bamboo। bamboo किसे कहते हैं, walking canes। The dash were as the secretive as the Chinese, however, and for many centuries the weaving of trading silk fabric was a strict dash monopoly। अब वो वाली जो बात है जरा देखिएगा। The dash spread the practice of silk production across the west। अब ये वेस्ट तक क्या इन्होंने फैलाई है ये, या किसी और ने फैलाई है, ये बात आप मुझे बताइए। पहले का जवाब आपने क्या लगाया था, पहले का जवाब आपने क्या लगाया था, False. दूसरे का जवाब क्या लगाया। True. अगर अल्लाह ना करेंगे नॉट गिवन हुआ तो ढूंढते रहोगे 13 और ये, अगर 12 मिल गया तुम्हें तो 13 को क्या कर दोगे बगैर पढ़े, Not given. नॉट गिवन, Not. कल इस्तेमाल करना। कहते हैं द डैश वर एज सीक्रेटिव एज द चाइनीज एंड फॉर मेनी सेंचुरीज द वीविंग एंड ट्रेडिंग। अब देखिए इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। द डैश वर एज सीक्रेटिव एज द चाइनीज, तो इन्होंने तो स्प्रेड नहीं किया, तो स्प्रेड किसने किया, कहता है ट्रेडिंग एंड वाज अ स्ट्रिक्ट मोनोपोली। देन इन द 7th century the Arabs conquered dash, capturing the magnificent silk in the process. Silk production thus spread through Africa as the Arabs and swept through these lands। तो ये तो अरब्स ने जाकर इसको ये रास को फाश किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने स्प्रेड किया, तो ये आपकी बात False. फॉल्स हो गई। False. और False. 13 का जवाब आपके हाथ में आ गया, Not given. नॉट। Not given. ठीक है, अच्छा अब देखो इतना बड़ा पैसेज बचा है और तुम्हारे पास नंबर तुम्हें मिलने वाले बस अब 2 बल्कि 1। अब उड़ते हुए जाना। 20 centuries and man-made fibers cause decline of silk production। 20th century, मैंने कल भी ये टेक्निक बताई थी, बिल्कुल लास्ट में पहुंचना हो। अब देखो कहीं पर तुम्हें 20th century नजर आ रही हो, तुम 20 तलाश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किस में लिख कर दिया है, वर्ड्स में। आदत बना लो इसको ढूंढने की इस तरह से। आप देखो आगे मैन मेड फाइबर आ गया, वो मैन मेड फाइबर क्या है, न्यू मैन मेड फाइबर सच एज Nylon. नायलॉन। अब वापस Nylon. पढ़ो क्या कह रहे हैं वो, मैन मेड फाइबर एंड nylon and other man-made fibers cause decline in silk production। ये आपने निपटा दिया 9:33 पर। अब आपके पास दोबारा लिस्ट ऑफ रिसर्चर आए। अब बेटा ये टाइम कंज्यूम करेगा तुम्हारा, देखना अगर मैं कभी भी दुआ नहीं करता कि इस तरह से पैसेज 1 आ जाए, क्योंकि बच्चों से तो उन्होंने कह दिया है कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन ढूंढो, सारे पैसे पूरे ए से लेकर बिल्कुल आखिर तक जाओ, और यहाँ पर भी फिर उन्होंने ये 3 नाम दे दिया, ढूंढो इसको। बच्चा तो पागल हो जाता है, भाई मैं कहाँ ढूंढू। तो और फिर उसके बाद अगला जो सवाल इसका दे दिया वो ये दे दिया एपिजेनेटिक प्रोसेस। तो ये मैं कहता हूं कि आप इसको याद रखें, एपिजेनेटिक प्रोसेस का नाम याद रखें, जब ये प्रोसेस आपको कहीं दिखे, जैसे मुझे ठक से याद किया, ठीक है, ये यहाँ मुझे मिल गया। अगर मैं आपकी जगह होता तो नीचे मैं देखता कितने नंबर है, 1 2 3 4। ओके, अब तुम टेक्निक समझ जाओ, अगर तुम टेक्निक समझ गए तुम कहोगे, तुम दुआएं दोगे आज सोते हुए। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर तुमने ए और बी को ढूंढ लिया तो सी तुम्हारे हाथ में होगा। क्या कहते हो, सही है ना भाई। अगर आपने ए बी को ढूंढ लिया तो सी आपके हाथ में होगा, लेकिन उन्होंने ऊपर एक बात लिख दी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अच्छा ठीक है, तो अब सर हम कौन सी बात को कहां से पढ़े। पहले सबसे पहले नाम आएगा फ्रांसिस का,
उसके बाद आएगा टॉमस का। इन दोनों का सबसे पहले नाम कहाँ पर आया ये देखो। तो सर सबसे अच्छा यहाँ पर भी एपिजेनेटिक, ये यहाँ पे भी अच्छी हुई है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला इन लोगों का नाम किधर अपेयर हुआ है, किस पैराग्राफ से। मुझे एक नाम यहाँ दिखा, ये यहाँ भी दिखा, और देखो बेटा इससे पहले तुम्हें कहीं दिख रहा है, ऊपर देखो, मुझे शायद ना दिख रहा हो, टॉमस ये रहा। और देखो इससे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपका, नहीं दिख रहा बेटा। सर थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में, इससे पहले है कहीं और नाम दिख रहा है? थर्ड लाइन में थर्ड सर। लाइन सर। इंग्लिश साइंटिस्ट ये रहा, यानी कि इन दो को सबसे पहले देख लो, सी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये टेक्निक याद रखना, लिस्ट ऑफ रिसर्चर में अगर 3 आ रहे तो पहले 2 को फोकस कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि अब ये जनरल नॉलेज ये कहती है कि 1 2 3 में से 1 2 3 में से फर्स्ट 3 4 5 पैराग्राफ्स में 1 2 3 4 में से 3 मिलने के इम्कानात होते हैं, ज्यादा मिलने के इम्कानात होते हैं। ये आधा जो एक होगा वो बिल्कुल आखिर में उठाकर फेंक देते हैं, ऐसा जनरली देखा गया। अच्छा, यहां पर देखा तो देखिए वही बात लिखी है, क्या? एपिजेनेटिक प्रोसेस। अब यहां पर आते हैं, यहां पे भी वही लिखा हुआ है, एपिजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको एक स्टाइल ऑफ रीडिंग बता रहा हूं। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग होती तो मुझे ये बात पता थी कि मुझे हर पैराग्राफ को ही पढ़ना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग होती तो मुझे हर पैराग्राफ को पढ़ना फर्ज हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल क्वेश्चन टू क्वेश्चन डील कर रहा हूं। मैंने कहा यार ये बातें कहां पर है, तो मुझे वहां नजर आया। फिर मैंने कहा प्रोसेस, तो वहां पे मुझे प्रोसेस का वर्ड भी नजर आया। फिर कहता है डैश इन्फ्लुएंस एक्टिविटी ऑफ अवर जीन्स, तो मैंने वहां थोड़ा सा और आगे देखा, तो मैंने कहा शायद मुझे कुछ टकरा जाए, तो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन मैंने कहा अच्छा इधर देखता हूँ, और तो मुझे थोड़ा बहुत एपिजेनेटिक और भी कहीं नजर आ रहा था। अब आप चाहे तो पहले इसको यहां से भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टाइल दे रहा हूं ताकि आप लोगों के पास मुख्तलिफ स्टाइल हो ना पेपर सॉल्व करने के। कहता है सर डैश, मुझे समझ नहीं आ रही। ये डैश इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ अवर जीन्स इन एपिजेनेटिक प्रोसेस। अब इस समरी को जरा सॉल्व करने का स्टाइल समझो। यहां पर इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, यानी कि जो भी वर्ड होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, वो प्लूरल में होगा। क्या कहते हो, होगा नहीं होगा? उसमें एस लगा हुआ होना यस चाहिए। यस मानते हो ये बात नहीं, या नहीं मानते? ग्रामर की नॉलेज को अप्लाई करो। मैं नर्चर नहीं लिख सकता, मैं एनवायरमेंट नहीं लिख सकता। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस होता, नर्चर होता, बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस होता, कोड इन्फ्लुएंसेस होता। अब आप खुद समझदार हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, ऑर्गन्स। आप किसके साथ जाएंगे? केमिकल आपने क्या पैसेज को पढ़ा या आपने मेरी ग्रामर की टेक्निक्स को फॉलो किया? ग्रामर की टेक्निक। टेक्निक थी, लेकिन इन्फ्लुएंस सर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्लूरल है कि वो है? आर केमिकल रिएक्शंस tied to their nurture, nor nurture representing what researchers have called third component. For example, in creating our internal, for creating our ऑर्गन्स internal। अब मुझे बताओ, हमारे अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट होती है, नर्चर होता है, कोड होता है, बिहेवियर होता है। बिहेवियर हमारे अंदर बिहेवियर होता है, क्रिएटिंग अवर इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर क्या होता है? ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन्स। अब यहां पर आओ, इधर पढ़ो। कहते हैं हाउ अवर जेनेटिक कोड इज एक्सप्रेस, हाउ जीन इज स्ट्रेंथन
create, strengthen, weaken, even turn on or off, build our bones, brains. ये जो bone brains है organ, organ, हमारे क्या है? इंटरनल organs, ऑर्गन्स। अब मुझे क्या वर्ड चाहिए? यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रेग्नेंट रैट सफर्स स्ट्रेस। आपको यहाँ पर कहीं पर प्रेग्नेंट रैट दिख रहा है? जल्दी से पहुंचिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये रहा रैट, ये रहा प्रेगनेंसी। आप देख रहे हैं ये जो वर्ड लिखता है ये चेंज नहीं हो सकता। प्रेग्नेंट को बहुत ज्यादा वो क्या कर देगा? प्रेगनेंसी कर दिया उसने, रैट को तो चेंज नहीं करेगा। तो मैं रैट, अब वहां पर जाओ, उससे पहले कहता है इन विच आवर जीन कैन बी इफेक्टेड बाय आवर। हमारी, अब ऊपर जाओ, ऊपर 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 देखो, रिवीलिंग अ मैकेनिज्म बाय विच द एनवायरनमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन जीन which our gene can be affected, और impact का मतलब समझ आ रहा है? affected और impact on gene। अब इस सेंटेंस में से वर्ड देखा तो तुमने, वहां पर देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, क्या मिल रहा है? environment, environment, our environment। Our example, one example is that if a pregnant rat suffers, newborn may relate, show problem in its। अच्छा, अब behavior, अगर आपने वहां पढ़ लिया, इट कैन कॉज डैश, लीड टू डैश प्रॉब्लम्स। कौन behavior सी problem, प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स इन इट्स बिहेवियरल। तो यहां से आपने क्या उठा लिया? बिहेवियर। behavior, कितनी देर लगी आपको इसको सॉल्व करने में? अच्छा, यहाँ वर्ड नहीं लिखना, यहाँ ये जो लेटर लिखा हुआ है ना बेटा, पेपर में गलती के इम्कानात है ये। उसने क्या लिखा है आपसे? क्या लिखो? राइट द करेक्ट लेटर ए टू एफ। तो आपको भी लेटर्स लिखने, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, हलवा हो गया, चले। Yes. 4 तो नंबर ये फर्स्ट वाला रिपीट कर दे, मुझे मैं वहीं पे कंफ्यूज हूँ। फर्स्ट इन्फ्लुएंस वाला वाला, ये केमिकल्स वाला, जी जी, डैश इन्फ्लुएंस वाली बात मेरे से मिस हो ऑफ गई है। आवर जीन्स। तो बेटा यहाँ लिखा है ना, एपिजेनेटिक प्रोसेस आर केमिकल रिएक्शंस जी जी, try ये to neither nurture or by representing what researchers have called a third component. These reactions influence how our genetic code is expressed। तो ये अच्छा पूरा अच्छा, इन्होंने ठीक समराइज ठीक करके लिखा हुआ है ना। ठीक ठीक, समझ आ गया, अब आ गया। डॉक्टर जो होगा उसको फौरन समझ आना चाहिए, अगर है हमारे पास कोई डॉक्टर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इसके पैसेज, मैंने, मुझे वो इजी मार्क्स से मेरे लिए, मैंने उसको पहले खा लिया। ठीक है, अच्छा, अब स्टाइल ऑफ रीडिंग वही है कि आप 2 स्टेटमेंट्स ये पढ़ लें, और अब आप 1 2 3 पैराग्राफ्स को बहुत ट्रू एंड फॉल्स के लिए पढ़ने वाले हैं। और जब यहाँ पर आएंगे तो फिर अब आपका मकसद सिर्फ क्या रह गया है? अब आपकी आगे की टेंशन खत्म हो गई है, आपका मकसद सिर्फ यही है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ इन पेपर। चलिए, टू बायोमेडिकल, या दो पहले पढ़ ले। देयर मे बी जेनेटिक कॉजेस फॉर द डिफरेंस हाउ यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विन लिप्स। एक गोरा है एक काला है, इसका जो वजह है वो क्या, कॉज क्या बता रहे हैं लोग? ये जेनेटिक कॉज होता है कि एक गोरा है और एक काला है, जबकि माँ गोरी है लेकिन एक बच्चा काला हो गया, एक बच्चा गोरा हो गया। ये जेनेटिक कॉजेस है। आइए, to biomedical researcher all over the world, twins offer a precious opportunity. Untackled influence, genes, environment, nature, nurture. Identical twins come from a single fertilized egg that is split into two. They share virtually the same genetic code. Any differences between them, one twin having younger looking skin, एक थोड़ा जवान लगता है, for example, must be due to environmental environmental factors false, such as less false, time spent in the sun। एक को दादा ज्यादा लेकर बैठते थे, फिर दूसरे को लेकर जाते थे तो जल्दी थक जाते थे, कहते थे भाई अब मुझसे नहीं बैठा जा रहा था। तो एक बच्चा बेचारा काला हो गया जो ज्यादा देर बैठा रहता था, और एक बच्चा जो है वो गोरा रह गया। सही है ना? तो आप बताइए, क्या ये जेनेटिक कॉज हुआ या दादा की गलती है? environmental, environmental,
ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कहता है twins are at great risk of developing certain illness than non-twins. Dash advertised in newspaper for twins which has been separated at birth. Epigenetic processes are different from both genetic and environmental process. Epigenetic processes are different from both genetic and environmental process. अच्छा जी, उसके बाद ये फ्रांसिस गैल्टन की बातें, जब आप इनकी बातें ये सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन इनकी बातें ये सीक्वेंस में नहीं होगी, ठीक है। चलिए, comparing the experiences identical to an individual to come from a separate X share on an average half DNA researcher can quantify the genes affect our lives. मुझे word चाहिए illness non-twins newspaper separated at birth. Ailment, the fraternal twins are dash to the disease must be rooted at least in part in the dash. These two lines of studying difference between identical twins pinpoint influence environment comparing fraternal major inheritance crucial understanding nature nurture determining personalities behavior dash disease. The idea of using twins to measure the influence date back to 1875 when the scientist, अब ये जैसी आए आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसी नाम आए सारे पॉइंट्स पढ़ के invented a term, express the view of the study, epigenetic will increase our knowledge, develop a mathematical method of measuring genetic influence, pioneer research into genetic using twins, carried out research into twins which had lived apart. Suggested the approach, first suggested the approach and coined the phrase, invented a term, coined a phrase, invented a term. हो गया मैच? किसने किया? फ्रांसिस ने। फिर कहता है बट सर समझ नहीं आया, एक सेकंड सर बेटा, बताइएगा दोबारा। coined the phrase nature and nurture. Coined का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमने बहुत पढ़ा है ये वर्ड coined. Who coined the name of Pakistan? Who invented the name of Pakistan? A term, invented a term used to distinguish two factors affecting human characteristics. सिर्फ यही से बात को पकड़ लिया ना हमने, invented a term, coined the phrase. phrase और term एक ही चीज होती है ना बेटा, जी ठीक है ना बेटा। Express the view, develop a mathematical method, pioneer research into genetic using twins, carried out research into twins which had lived apart. But अब ये जो बट है ना, ये बड़ा जिंदगी में इसने बड़ा भौचाल मचाया है। ये स्टाइल ऑफ, ये भी स्टाइल मैंने पहले कभी नहीं देखा जो यहाँ देख रहा हूँ, समझ लेना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। But twin studies took a surprising twist in 1980. क्यों 1980 में? With the arrival of studies into identical twins, identical twins, identical twins, identical twins, identical, identical twins who had been separated at birth and reunited as adults. अभी मैंने ये बात पढ़ी into twins who had lived apart. अच्छा, अभी देखो जो नाम इन्होंने, थर्ड नंबर पे अब ये जो नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है फ्रांसिस का, over 2 decades 137 sets of twins eventually visited Thomas Cochrane labs in what became known as dash study twins reared apart. अब ये जो रिसर्च थी ये किसने की है? ये वाली जो रिसर्च है जिसकी अब हम जिक्र कर रहे हैं, अब ऊपर नाम फ्रांसिस का है लेकिन यहाँ इन्होंने बट लगा दिया, और बट लगाकर उसके बाद इन्होंने आगे बात बढ़ाई। Over 2 decades 137 sets of twins eventually visited Thomas Bouchard's lab in what became known as, तो ये रिसर्च कौन कर रहा है? थॉमस। ये थॉमस कर रहा है, और बच्चे क्या लिख कर आ रहे हैं? फ्रांसिस, क्योंकि इसका नाम तो बाद में आया है।
लेकिन ये जो बात लिखी हुई है, कैरीड आउट रिसर्च इनटू ट्विन्स हु हैड लिव्ड अपार्ट, ये किसने की है? लोगों को लग रहा है ये फ्रांसिस ने की है, लेकिन थॉमस। उसने यहाँ लिख दिया था बट twins studies took a surprising twist in 1980 when with the arrival of studies into identical twins। वो किसने की है? थॉमस ने। घुमा ना दिमाग यहाँ पर, आप होते तो फ्रांसिस ही लिखते। दिस इज अनदर थिंग व्हिच यू कीप इन योर माइंड कि ऐसा तो नहीं ये बात असल पहले लिख दी और बाद में उस बंदे का नाम आ जाए। फिर कहता है Bouchard and his colleague used mountain of data to identify how far twins were affected by their genetic makeup. The key to approach was statistical concept. The statistical concept is a branch of मैथमेटिक्स। ये चीज। आपने इसको भी बी दे दिया, आपने इसको भी बी दे दिया, और आपने इसको क्या दिया? ए। अब आपके पास क्या बचा? एक 6 बचा और आपके पास एक 8 बचा। कहीं पर लिखा हुआ है पायनियर रिसर्च इनटू जेनेटिक यूजिंग ट्विन्स। पायनियर कौन था अभी तक पढ़ने में? पायनियर कौन था जिसे हम थॉमस। पायनियर किसे कहते हैं बताइए? फ्रांसिस जो सबसे पहला होता है। बता दीजिए सबसे पहला कौन था? फ्रांसिस। फ्रांसिस। सबसे पहला कौन था? कहता है सबसे पहला। अच्छा, कहीं पायनियर का मैंने सवाल नहीं किया, लेकिन जो सबसे पहला होता है पायनियर रिसर्च उसको कहते हैं जेनेटिक यूजिंग ट्विन्स। तो वहां पर जो सबसे पहले लिखा है द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विन्स, द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विन्स, इट मींस दैट्स अ पायनियर रिसर्च। किसके साथ जाएंगे आप लोग? फ्रांसिस के साथ। ठीक है भाई, चले गए आप फ्रांसिस के साथ। अब आपके पास एक ही जवाब बचा है, डैनियल की तरफ जाएंगे, सी। मुलाकात करेंगे डैनियल से, मिलना चाहेंगे? अबे भाई छोड़ो, टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में मिल लेंगे। सी। आपके पास आखिर में टाइम बचे तो आप चेक कर लेना, वरना ये 3 लिस्ट ऑफ रिसर्चर की टेक्निक है कि ए और बी निकाल लो, सी मिल जाएगा अपने आप, या फिर बी और सी निकाल लो, ए निकल जाएगा। लेकिन अकल ये कहती है कि ए और बी के ऊपर ही काम कर लो, सी अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले उसी के बारे में आएगा, सी के बारे में आपको आखिर में मिलेगा। ए और बी सर वो भी तब जब हमारे ए और बी बिल्कुल श्योर हो गए ये ठीक है। अगर आपको कहीं पर डाउट लगे तो फिर आप सी को वेरीफाई कर लीजिए ना, हाँ भाई सी यही है, फिर आप कहेंगे हाँ ये वेरीफाई करना चाहिए, वो भी आखिर में टाइम बचे तो। अच्छा, अब एक और मसला। पहला आपको जवाब मिल गया, क्या था? फॉल्स। फॉल्स। अब इसमें से एक ट्रू और एक नॉट गिवन जरूर होगा। मैं देखो हमेशा वो चीजें डिस्कस कर रहा होता हूं जो तुम लोग पेपर की हालत में अप्लाई करना। अब यार 2, 3 और 4 है। बॉचर्ड की बातें आपने पढ़ ली है बहुत सारी, कहीं उसने एडवर्टाइज किया था, कोई ऐसी बात आई है? नो। पेपर वाली बातें दूर दूर तक। कहीं पर ट्विन्स आर एट ग्रेटर रिस्क, हमने रिस्क की बात पढ़ी, डेवलपिंग सर्टेन इलनेस देन अदर नॉन ट्विन्स का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। अब 2 और 3 की बातें हमने पढ़ी नहीं, अब हम इनको कहाँ ढूंढे? देखो, जब पैसेज 1 में ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो ब्रेक लगाकर पैसेज 2 पे निकल जाए। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर 2 नॉट गिवन हो गए तो तुम्हारा तो वक्त बर्बाद हो गया। जितना तुमने अभी फास्ट ट्रैक के ऊपर वो सारे निकाले, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट में कर दिया तुमने इसको। लेकिन तुम्हारा देखो, ये कोई ना कोई पॉइंट जरूर रखते हैं पैसेज में, विच इज द वेस्ट ऑफ टाइम। ये 2 और 3 आपको नहीं मिलने वाले, दे आर नॉट गिवन, है ही नहीं, ये डाटा दूर दूर तक नहीं है। और याद रखना, जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने पहला फॉल्स लगा दिया और अब आपका पूरा सवाल हल हो चुका है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड देम, यू आर फूल। आप ऐसी सिचुएशन में या तो पैसेज 2 पे स्विच कर जाओ और इसको आखिर में अपना टाइम बचाकर वापस आना, वरना आप 4 को पहले ढूंढ लो।
कि अगर तुम्हें एपिजेनेटिक प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस। एपिजेनेटिक का कहीं तुम्हें नजर आ रहा है इस पेज के ऊपर? नहीं नजर आ रहा, अगले पेज के ऊपर था। इसको एक दफा देख लो, तुम्हें अगर तुम्हें ट्रू मिल गया तो तुम्हारा जवाब आसान हो सकता है। देखना, सर लास्ट पैराग्राफ में एपिजेनेटिक्स बस कहा गया है, प्रोसेसेस नहीं है। लिखता है एपिजेनेटिक आर डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोसेस, वहां पर कोई एनवायरमेंट का वर्ड डालो। यहां देखिएगा, मुझे एनवायरमेंट का वर्ड चाहिए। जी सर है। Next line। क्या ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? अभी आपने एक जगह पढ़ा भी था, एक बच्चा गोरा हो गया, एक बच्चा काला हो गया। Yes, sir। तो क्या ये डिफरेंट चीज है? जेनेटिक और एनवायरमेंटल प्रोसेस, जेनेटिक एक अलग चीज डिफरेंट है, है एनवायरमेंटल प्रोसेस एक अलग चीज है। अभी आपने गोरे काले वाली बात पढ़ी थी। सर सर ये यस सर वाली डिफरेंट चीजें हैं सर ये डिफरेंट ऊपर चीज है या वाली नहीं? लाइन जो डॉक्टर्स होंगे तो फौरन जवाब दे देंगे, यस सर, एपिजेनेटिक प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल दे आर डिफरेंट थिंग्स। और यहाँ पर सर ऊपर लिखा आई हुआ है। थिंक यू डीएनए एक ये ट्रू है। I tried all the सर ये ऊपर combining लिखा हुआ है। genetic process determine how we start changing to the plane। मैं देख लूं एग्जैक्टली अगर कहीं पर वो आपको लिखा हुआ मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं सर कि ये है ना मैम, सर ये इसमें लिखा हुआ है मैंने आपकी एनोटेशन अलाउ कर दी। देखिए आपके पास एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शन। आपके पास पेन आ गया होगा। ये देखो ना, आ गया ना, ये थर्ड कंपोनेंट लिखा होता है। देखिए एपिजेनेटिक जी प्रोसेस आर सर ये केमिकल वाला थर्ड रिएक्शन कंपोनेंट। neither लिखा हुआ है neither nature nor nurture but representing what researchers have called a third component। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना। एपिजेनेटिक प्रोसेस को उसने क्या कर दिया है, थर्ड कंपोनेंट का नाम दे दिया ना। तो एपिजेनेटिक प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट। जेनेटिक एंड एनवायरमेंट नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर है नर्चर। नेचर और जेनेटिक नर्चर, है ठीक है ना। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस आर नीदर नेचर नॉर नर्चर, इट मींस डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये आपको ट्रू मिल जाता है तो ये दोनों आपके नॉट गिवन है। अब आप ढूंढते रहिएगा, आपको नहीं मिलेंगे सर जरूरी है दोनों ही नॉट गिवन हो, एक भी तो हो सकता भाई। है और दूसरे वाला उसमें ट्रू हो या आप फॉल्स हो। ढूंढ लीजिएगा, अगर मिल जाए तो बुक में आंसर हम चेंज करवा देंगे अगले साल।